हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 में कार्बोक्सिलिक अम्ल का परिचय व नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे पहले हम ले रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। वह यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो वह यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह, इसको कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल समूह भी बोलते हैं। कार्बोक्सिल समूह ये क्या होता है? COOH। अभी इसकी बात करेंगे। उपस्थित होता है या उपस्थित हो। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर इसको हम ओपन करके लिखें तो इसमें कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा होता है ऑक्सीजन, और इसके आगे जुड़ा होता है OH। यहां पर जो कार्बोक्सिल समूह नाम आया है ये इन दोनों का सम्मिलित रूप है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O जो है, ये जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है इसका क्या नाम है? इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो इसका तो नाम है कार्बोनिल, और जो OH है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। इसीलिए कार्बोनिल से लिया गया है कार्ब, और इसे लिया गया है ऑक्सिल। दोनों को सम्मिलित रूप से कहें तो नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो हमें यही ध्यान रखना है, जिन यौगिकों में ये कार्बोक्सिल ग्रुप जिसमें कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है ऑक्सीजन और आगे जुड़ा हुआ है OH उपस्थित होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम परिचय के बाद बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण की। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले इसमें हम बात कर लेते हैं सामान्य नाम की। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य नाम इनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर दिए गए हैं। अधिकांश नाम लैटिन भाषा से लिए गए हैं और उसी के आधार पर इनका नाम दिया गया है। तो कुछ हम यहाँ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला है HCOOH। इसका सामान्य नाम है, रूढ़ नाम भी बोल सकते हैं, सामान्य नाम है इसका फॉर्मिक अम्ल। यह नाम लैटिन भाषा के शब्द फॉर्मिका से लिया गया है, और फॉर्मिका का मतलब होता है लैटिन भाषा में लाल चींटी। लाल चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मिका बोला जाता है। इस अम्ल को सबसे पहले लाल चींटी के आसवन से प्राप्त किया गया, इसीलिए इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। लाल चींटियों को खोलते हुए पानी में डाला गया, उनको काफी टाइम तक उबाला गया, और छानने के बाद जो प्राप्त हुआ वो क्या था? फॉर्मिक अम्ल। इसीलिए नाम दे दिया गया फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि कहां से प्राप्त हुआ? लाल चींटी से। ऐसे ही एक और अम्ल है CH3COOH। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल नाम लिया गया है एसिटम से, और एसिटम का मतलब होता है सिरका। तो ये किससे प्राप्त हुआ? सिरके से प्राप्त, और ये लाल चींटी से।
तो क्योंकि एसिटिक अम्ल सिरके से प्राप्त हुआ, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया एसिटिक अम्ल। एसिटम का मतलब है सिरका। ऐसे ही CH3CH2COOH, इसका नाम है प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल जो नाम है ये दो वर्ड से बना है, प्रो यानी फर्स्ट, और पियोन का मतलब है फेट। ये सबसे पहले जानवरों की वसा से प्राप्त हुए। तो ये कहां से प्राप्त हुए? जानवरों की वसा से। तो जानवर की वसा से, क्योंकि सबसे पहले ये जानवरों की वसा से प्राप्त हुए, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? प्रोपियोनिक अम्ल। एक और ले लेते हैं, चलो आगे ले लेते हैं। यहां पर CH3CH2CH2COOH, इसमें कितने कार्बन हो गए? 1 2 3। इसमें हो गए 1 2 3 और 4। इसका नाम है, सामान्य नाम, ब्यूटीरिक अम्ल। ये कहां से प्राप्त हुआ? ये सड़े या विकृत गंधी बोल सकते हैं, दुर्गंधकारी, मक्खन से प्राप्त हुआ। क्योंकि जो वर्ड है ब्यूटेरिक एसिड वो बना है ब्यूटीरम से, और ब्यूटीरम का मतलब क्या होता है? विकृत गंधी मक्खन। तो कुछ नाम इनके जो हैं वो इनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर दिए गए, इसीलिए हम इनको सामान्य नाम या रूढ़ नाम भी बोलते हैं। नाम की जो रूढ़ पद्धति है उसमें कई यौगिकों के नाम उनके प्राप्ति स्रोत या खोजकर्ता के आधार पर दिए जाते हैं। तो यहां पर हमने कुछ सामान्य नाम की बात की, कुछ और ले लेते हैं। अब इसके बाद अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, उनका सामान्य नाम कैसे लिखेंगे उसकी बात करेंगे। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को याद करने की ट्रिक है ओम शग्गा। चलो कंटिन्यू कर लेते हैं। ओम शग्गा। ओ जो है इसका मतलब है ऑक्जेलिक एसिड। देखो बिल्कुल सिंपल ट्रिक में मैं आपको बता रहा हूं कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नाम कैसे याद रखना है। हमें याद रखना है ओम सग्गा। एम फॉर मेलोनिक एसिड, मेलोनिक अम्ल। अगला जो एस आया है इसका मतलब है सक्सिनिक एसिड। सारे के सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इनमें कार्बोक्सिल समूह की संख्या 2 है। फिर जो जी है इसका मतलब है ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक अम्ल। और जो लास्ट वाला ए है इसका मतलब है एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल। ये हमने इनके कुछ सामान्य नाम की बात की। अब देखो ऑक्जेलिक एसिड में दो कार्बोक्सिल समूह सीधे जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे। जो मेलोनिक एसिड है इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक और क्या है? मेथिलीन समूह। बस हमें क्या करना है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे मेथिलीन समूह की संख्या बढ़ानी है। COOH, यहां CH2 कितने हो जाएंगे? 2। ये क्या हो गया? सक्सेनिक एसिड। ग्लूटेरिक अम्ल में क्या होगा? मेथिलीन समूह हो जाएंगे 3। और एडिपिक अम्ल में मेथिलीन समूह हो जाएंगे 4। ये हो गया इनका सामान्य नाम। अब हम बात करते हैं IUPAC नाम की। बोर्ड साफ कर लेते हैं। हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण पढ़ रहे थे
और कुछ हमने सामान्य नाम लिए थे। अब हम सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम को साथ लेंगे। आईयूपीएसी जो नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, मान लो उसमें एल्केन सीरीज है, तो हम उसके लिए लिखेंगे एल्केन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो अनुलग्न लगता है वो लगता है ओइक अम्ल। उन्हीं एग्जाम्पल को मैं यहां वापस कंसीडर कर रहा हूं ताकि सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम साथ हो जाए। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। ऐसे ही COOH बीच में जुड़ा हुआ है मेथिलीन समूह, और COOH मेथिलीन समूह 2, COOH मेथिलीन समूह 3, 1 2 3। ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिक। लास्ट वाला COOH और मेथिलीन ग्रुप 4, 2 3 4। फिर हम कुछ और लेंगे। अब इनका जो सामान्य नाम है फटाफट लिख लेता हूं। लाल चींटी से प्राप्त फॉर्मिक अम्ल, सिरके से प्राप्त एसिटिक अम्ल, एसिटम, जानवरों की वसा से प्राप्त प्रोपियोनिक अम्ल, विकृत गंधी मक्खन से प्राप्त ब्यूटेरम से ब्यूटेरिक अम्ल, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल, ओम सगा से ओ से ऑक्जेलिक अम्ल। देखो इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। डाइकार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसमें हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे हमें मेथिल समूह जोड़ना है। पहले में 2 कार्बोक्सिलिक समूह सीधे जुड़े हैं, फिर 1 मेथिल, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ओम सगा से ओ से ऑक्जेलिक अम्ल, एम से मेलोनिक अम्ल, मेलोनिक एसिड, फिर से सक्सेनिक अम्ल, सक्सेनिक एसिड, जी से ग्लूटेरिक एसिड, फिर ये 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे एडिफिक अम्ल। ये तो हमने बात की इनके सामान्य नाम की। अब हम लेते हैं इनका आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी में एक कार्बन मेथेन प्लस ओइक अम्ल, सिंपल सा मेथेनोइक अम्ल। ये अम्ल चींटी मधुमक्खी के डंक में होता है, प्राप्त भी चींटी से किया गया है। एसिटिक अम्ल कार्बन 1 और 2, 2 के लिए एथेन प्लस ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सिंपल है। 1 2 3, 3 के लिए प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। फिर 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल।
अब ये थोड़ा डाई एसिड है तो नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4, किसी भी साइड से करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को सेम नंबर मिलने वाला है। तो यहां देखो 2 है तो नाम 2 के लिए लिखा जाएगा एथेन, क्योंकि जब 2 हैं तो हम ऐसे थे नहीं एक को प्रतिस्थापी मान लें एक को मुख्य मान लें, दोनों को मुख्य मानना है तो 2 के लिए एथेन, फिर 1 पर है 2 पर है 1 2, 2 है डाई, इनके लिए क्या लगेगा ओइकम। बस ये ध्यान रखना आपको, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। ऐसे ही 3 है तो 3 के लिए प्रोपेन, स्थिति है 1 और 3 पर, तो प्रोपेन 3 कार्बन के लिए, फिर 1 पर 3 पर डाइओइक अम्ल। और अगर ये नंबरिंग नहीं भी लगाएं सीधा लिख दें प्रोपेन डाइओइक अम्ल तो भी दिक्कत नहीं है। फिर 1 2 3 4 4 है, 4 के लिए ब्यूटेन, सीधा समझ ब्यूटेन मतलब एक तो 1 पर है एक 4 पर है और कहीं हो ही नहीं सकता, डाइओइक अम्ल। क्योंकि डाई है तो एक सीरीज के पहले होगा और एक सीरीज के लास्ट, क्योंकि दोनों को सीरीज के अंदर रखना पड़ेगा। हमें पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप की पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ऊपर कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सभी ग्रुपों का हेड है, ऊपर ये आता है। फिर 5 है तो 5 के लिए पेंटेन, आगे 1 पर है 5 पर है 2 है तो डाई ओइक अम्ल। और ये 6 वाला हेक्सेन 1 6 डाई ओइक अम्ल। इस प्रकार हम इनके सामान्य नाम के साथ साथ आईपीएसी नाम भी लिख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ कंसिडर करते हैं। चक्रीय वलय वाले ले लेते हैं। ये हम ले लेते हैं। पहला जो है बेंजीन से जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सामान्य नाम भी बेंजोइक एसिड है, बेंजीन प्लस ओइक एसिड बेंजोइक एसिड, ये सामान्य नाम भी है, ये इसका आईपीएसी नाम भी है, ये ध्यान रखना है। अब ये 1 2 और इससे क्या जुड़ा हुआ है फेनिल, तो सामान्य नाम हो जाएगा बेंजीन रिंग जो है ये फेनिल के रूप में होगी फेनिल। फिर 2 के लिए देखो, ए के लिए सामान्य नाम में कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ऐसे होता है जैसे हमने एल्डिहाइड का लिखा था, ए के लिए फॉर्म, 2 के लिए क्या बताया था, ए के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटिल, 5 के लिए वेलिर, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये फेनिल है, फिर 2 वाला एसिटिक अम्ल, तो नाम हो गया फेनिल एसिटिक अम्ल सामान्य नाम। ये जो है बेंजीन वाले से 2 COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल 1 और 2 नंबर पोजीशन पर जुड़े हैं तो इसका सामान्य नाम है थैलिक अम्ल। ये काम आएगा अपने कार्बोक्सिलिक एसिड वाली रिएक्शंस में, तो आपको ध्यान में रखना है। अब अगर इनके आईपीएसी नाम की बात करें तो देखो बेंजोइक अम्ल सामान्य नाम भी है और आईपीएसी भी है। फेनिल एसिटिक अम्ल का अगर हम आईपीएसी नाम की बात करें तो 2 फेनिल, और फिर क्योंकि 2 पर प्रतिस्थापन जुड़ा है फेनिल तो 2 फेनिल, फिर 2 के लिए एथेन प्लस ओइक अम्ल एथेनोइक अम्ल। बस आपको ध्यान ये रखना है कि नंबरिंग कहीं यहां से मत कर देना कि फेनिल 1 पर आ जाए, कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही करनी है। और इसमें तो सीधा सा है 1 और 2,
इसके अलावा जो रिंग है उसका क्या नाम है, बेंजीन। बेंजीन पर कहाँ कहाँ जुड़े हैं, 1 और 2 पर डाई ओइक अम्ल। इस प्रकार हम सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल का लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो अनुलग्न है वो ओइक अम्ल लगेगा। यदि 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो हमें डाई ओइक अम्ल के रूप में इनका नाम लिखना है। अब आज के वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है, आज का जो वीडियो है इसका लास्ट टॉपिक हम ले रहे हैं और वो है कार्बोक्सिल समूह की संरचना। बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं कार्बोक्सिल समूह की संरचना। पहले कार्बोक्सिल कर लेते हैं। देखो, कार्बोक्सिल समूह जो होता है इसमें कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है ऑक्सीजन और फिर जुड़ा होता है OH। यहाँ इसके पास 2 लोन पेयर हैं, इसके पास में कितने लोन पेयर हैं, 2। यदि हम कार्बन के संकरण की बात करें कार्बोक्सिल समूह में, तो कार्बन का जो संकरण है वो है sp2। कैसे हुआ, देखो ये जो कार्बन है एक सिग्मा बंध बना रहा है इस ऑक्सीजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ और एक ये फ्री, और ये तो क्या है पाई। केवल सिग्मा बंध गिने जाते हैं तो टोटल सिग्मा बंध हो गए 3, संकरण हो गया sp2। तो कार्बन का संकरण हो गया sp2 और जो बंध कोण है हमें पता है, संकरण sp2 होता है तो बंध कोण होता है 120 डिग्री और संरचना होती है समतल त्रिकोणीय। अब यहां पर कार्बन इस ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन आगे OH से जुड़ी है इसके साथ भी सिग्मा बंध बना रहा है और इस ऑक्सीजन के साथ भी सिग्मा बंध बना रहा है। तो 3 जो sp2 संग्रहित कक्षक है इनमें 2 sp2 संग्रहित कक्षक ऑक्सीजन के साथ अतिव्यापन कैसा करेंगे, अक्षीय अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन कर 2 सिग्मा बंध बनाते हैं। यानी एक इस ऑक्सीजन के साथ एक इस ऑक्सीजन के साथ। फिर अगर हम ध्यान दें तो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ पाई बंध भी बना रहा है, तो पाई बंध में कौन भाग ले रहा है, पाई बंध जब बनेगा तो इसमें कार्बन व ऑक्सीजन के दोनों के ही पी कक्षक भाग ले रहे हैं। असंकृत पी कक्षक जो हैं उनके बीच में कैसा अतिव्यापन होगा, पाई बंध जब भी बनेगा तो समपार्श्विक साइड से ओवरलैप होगा अतिव्यापन से। तो यहां पर कार्बन जो एक ऑक्सीजन और एक OH के साथ 2 सिग्मा बंध बना रहा है वो कार्बन व ऑक्सीजन के संकरित कक्षकों के मध्य कार्बन व ऑक्सीजन के संकरित कक्षकों के मध्य अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। और जो एक पाई बंध है जो कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के असंकृत पी कक्षक समपार्श्विक, जैसे मान लो ये पी ऑर्बिटल है 2, ये ऊपर वाला ऐसा आएगा नीचे वाला ऐसा आएगा, साइड से ओवरलैप हो रहा है और क्या बनेगा, पाई बंध। और जो सिग्मा बंध बन रहा है वो अक्षीय अतिव्यापन से। अगर ध्यान दें तो यहां पर पाई बंध जो है वो असंकृत पी कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से बन रहा है और सिग्मा बंध संकृत कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। ये हमने 11th में पढ़ रखा है कि जब भी सिग्मा बंध बनता है तो वो अक्षीय अतिव्यापन से बनता है
और पाई बंध समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। अगर ऑक्सीजन का संकरण निकालना चाहें इसका, तो ये देखो एक तो सिग्मा बंध बना रहा इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, और इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो इसका संकरण क्या है, देखो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर 4 हो गए, तो इसका संकरण क्या है sp3। लेकिन इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसका संकरण क्या है sp2। तो कार्बोक्सिल समूह की संरचना में कार्बोक्सिल समूह का कार्बन sp2 संकरित होता है, इसीलिए बंध कोण 120 डिग्री होता है। और संरचना कैसी होगी, समतल त्रिकोणीय। तो मेंशन हम करना चाहें तो कर सकते हैं, संरचना कैसी है, समतल त्रिकोणीय। ये तीनों sp2 संग्रहित कक्षक एक ही तल में होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो कार्बोक्सिल समूह है इसमें अनुनाद होता है, देखो कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर। अब ये क्या करता है, ये धोखा करता है, कार्बन को कहेगा मुझे तेरे बंध के इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू दे या मत दे। तो ये सिंगल हो जाएगा, लोन पेयर 2 के 3 हो जाएंगे, 4 जाएगा नेगेटिव क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉन खींचे हैं OH, 2 लोन पेयर, कार्बन आ गया प्लस। लेकिन अब क्या हो गया, यहां पर कार्बोनिल समूह की तरह नहीं है, जैसे इस पर प्लस आएगा तो ये जो OH समूह वाला ऑक्सीजन है कहेगा तेरा भाई जिंदा है, तू क्यों पैसों की दिक्कत से मर रहा है। तो ये नेगेटिव, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन इसने लोन पेयर दिया तो इस पर क्या आएगा प्लस। अब क्योंकि यहां पर कार्बन पर धनावेश की मात्रा कम है, क्योंकि जैसे ही प्लस आएगा ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा। इन अनुनादी संरचना से पता यह चलता है कि जैसे अगर इसको हम उड़ा दें तो ये कार्बोनिल समूह जैसा मामला है, अगर OH नहीं हो, मान लो इसको मैं छुपा दूं, तो ये कार्बोनिल समूह जैसा ही है, और कार्बोनिल समूह की तरह ही ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस आ रहा है। लेकिन इसके प्लस की भरपाई करने के लिए ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कहने का मतलब ये है कि कार्बोक्सिल समूह में कार्बोनिल समूह की अपेक्षा धनावेश कम है। तो मैं ये मेंशन कर देता हूं, कार्बोक्सिल समूह के कार्बन पर कार्बोनिल समूह की अपेक्षा कंपैरिजन कर रहे हैं, धनावेश कम है, बहुत कम है। इसी कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसा कार्बोनिल समूह में, कार्बोनिल यौगिकों में होता है, इसी कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल नाभिक नहीं, योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं। सीधा सा मतलब है कार्बोक्सिलिक समूह का जो कार्बन है वो कार्बोनिल समूह की अपेक्षा कम इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर नाभिक स्नेही का योग होकर जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं देते हैं। तो यहां पर अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो पहला वीडियो है ये समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य और आईयूपीएसी नामकरण, और थर्ड कार्बोक्सिल समूह की संरचना के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।